Hello guys, welcome back on FOMA Educational Hub. In the previous lecture we started the curve linear coordinate system और हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी कि निर्देश तंत्र क्या होता है, निर्देश बिंदु क्या होता है, व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उसके बाद में हम लोगों ने जो लिखा था, समझा था, वो एक डायग्राम ये पढ़ा था हमने, और इसको बोलते थे हम लोग कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का अब डेफिनेशन लिखने वाले हैं। मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया था पहले, तो लिखो इसका डेफिनेशन के बारे में लिखो। हेडिंग लिख लिया था आपने, तो इसके बारे में लिखो। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, लिखो। ये क्या है? तीन वक्रीय पृष्ठ ही तो है, तीन क्या सरफेस से तीन तल है ये, तो इनसे मिलकर बना हुआ प्लेन है ये। तो लिखो तीन वक्रीय पृष्ठों C1, C2 एवं C3, तीन वक्रीय पृष्ठों C1, C2 एवं C3 से मिलकर बना हुआ एक निर्देश तंत्र। तीन वक्रीय पृष्ठों C1, C2 एवं C3 से मिलकर बना हुआ निर्देश तंत्र वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। से मिलकर बना हुआ निर्देश तंत्र वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। से मिलकर बना हुआ निर्देश तंत्र वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। क्लियर? इंग्लिश में लिखो इसको। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मेड विद द हेल्प ऑफ three curved planes। A coordinate system made with the help of three curved planes C1, C2 and C3 is called curve linear coordinate system। ठीक है, इट्स कॉल्ड कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई बात समझ? ये तीन सरफेसेस हैं, ये कर्व्ड प्लेन्स है। ये कर्व्ड मतलब इस तरीके से, कैसे भी, ये तीन वक्राकार तल है, उनसे मिलकर बना हुआ एक जो अपना सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। अब सुनो, इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो, इसकी बातें लिख लो जो हमने इसके बारे में बतानी है। तो पॉइंट बना के लिख लो। इधर तो डायग्राम है, साइड में ऊपर डेफिनेशन हो गया, ये डायग्राम है। अब पॉइंट बना के लिखो, है ना। अब पॉइंट बना के लिखने में क्या है, देखो C1 और C2 का जो प्रतिच्छेदन रेखा है, ये इंटरसेक्टिंग जो लाइन है उसको U3 अक्ष बोलते हैं। इसको ये और ये जहां पर प्रतिच्छेद करती है, जहां पर इंटरसेक्ट करती है, वहां पर जो लाइन बनता है उसको हम लोग U2 अक्ष बोल देते हैं। जैसे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, वैसे ही तो है। जहां पर x और y तल जो होंगे वो इंटरसेक्ट करते हैं, वो z एक्सिस हो जाता है। अरे ऐसा ही तो होता है। जैसे मैं इसको बोलूँ x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, अगर ऐसे बोलूँ तो ये जो है x और y, और ये y और z, तो ये प्लेन ऐसा हो गया। एक प्लेन इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। अब देखो x और ये कौन सा है, ये z, x और z प्लेन है ये। तो इन दोनों, ये दोनों जहाँ पे कट करते हैं, ये सॉरी इधर से देखते हैं, ये कौन सा है, ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन है। ये प्लेन कौन सा है, वाई जेड प्लेन है। और ये प्लेन कौन सा है, एक्स और जेड से, तो एक्स जेड प्लेन है। अब देखो एक्स वाई और वाई जेड जहाँ पे कट करते हैं वहाँ पे अपने को वाई एक्सिस मिल जाता है। ये जो इनकी जो प्रतिच्छेदन रेखा है ये वाई वाली है। ये दोनों जहाँ पे कट करते हैं यहाँ पे जेड एक्सिस मिल गया, ये दोनों जहाँ पे कट करते हैं एक्स मिल गया। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर अभी एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई तो अभी आगे चल के हम लोग लेंगे, अभी एक्स वाई लिए नहीं, अभी हमने U1, U2, U3 मान रखा है। सिंपल सा गेम ये है।
अभी तो ये तो इसका एक पर्टिकुलर केस है जहां पर ये परपेंडिकुलर होते हैं, अभी तो परपेंडिकुलर वगैरह कुछ नहीं है, ये लंबवत नहीं है सारे, ठीक है ना। ये आगे बात समझ में। तो इसमें पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, किन्हीं भी दो वक्रीय तलों, किन्हीं भी दो वक्रीय तलों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त प्रतिच्छेदन रेखा, के प्रतिच्छेदन से प्राप्त प्रतिच्छेदन रेखा एक वक्रीय अक्ष को प्रदर्शित करती है। प्रतिच्छेदन रेखा एक वक्रीय अक्ष को प्रदर्शित करती है। किन्हीं भी दो वक्रीय तलों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त प्रतिच्छेदन रेखा एक वक्रीय अक्ष को प्रदर्शित करती है। इंग्लिश में लिख लो इसको, द इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ टू कर्व्ड प्लेन्स, द इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ टू कर्व्ड प्लेन्स, द इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ टू कर्व्ड प्लेन्स represents the curved axis, the curved axis। तो C1 और C3 से अपने को U2 एक्सिस मिलता है, C2 और C1 से U3 एक्सिस मिलता है, ये मिलता है ना। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, C1 एवं C2 तलों के प्रतिच्छेदन से, C1 एवं C2 तलों के प्रतिच्छेदन से U3 वक्रीय अक्ष मिलता है। इन दोनों के प्रतिच्छेदन से, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये U3 मिलता है। C1 एवं C2 तलों के प्रतिच्छेदन से U3 अक्ष प्राप्त होता है, U3 अक्ष प्राप्त होता है। इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो, द इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ C1 एंड C2 प्लेन, द इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ C1 एंड C2 प्लेन गिव्स U3 कर्व्ड एक्सिस, U3 कर्व्ड एक्सिस। Similarly we will get U1 and U2 axis also. Similarly we will get U1 and U2 axis also, ठीक है। हिंदी में लिख लो, इसी प्रकार U1 एवं U2 अक्ष भी प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार U1 एवं U2 अक्ष भी प्राप्त होते हैं। इन दोनों के इंटरसेक्शन से U3 मिलेगा, इन दोनों के से U1 मिल जाएगा और इन दोनों से U1 मिल जाएगा, इधर U2 मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। अब चलो कितना हो गया, 2-3 पॉइंट हो गए, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। देखो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एकांक सदिश। जैसे अगर मैं बात करूं, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम लोग या तो एक्स कैप या आई कैप लिखते हैं। वाई एक्सिस में जो होता है उसको या तो वाई कैप लिख देते हैं या जे कैप लिखते हैं। जेड कैप में जो होता है उसको या तो जेड कैप या के कैप लिख देता है। मैं इसके एग्जाम्पल से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे सिंपल होता है और ये आप लोगों ने काफी ज्यादा यूज किया है, इसलिए इसे समझ में ज्यादा जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो इनके जो यूनिट वेक्टर होते हैं एकांक सदिश, वो आई कैप, जे कैप, के कैप से लिखते हैं जनरली, या एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप से लिखते हैं। इधर जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना, इनके जो यूनिट वेक्टर्स है, इसके वो यूनिट वेक्टर्स हम लोग लिखते हैं U1 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको लिखते हैं E1 कैप, इसको लिखते हैं E2 कैप और इसको लिखते हैं E3 कैप। ये लिखने का एक तरीका है, कोई नहीं है इसमें, आई कैप, जे कैप, के कैप होता वैसे ही है। तो लिखो इसके, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तीनों वक्रीय अक्षों की दिशाओं में, तीनों वक्रीय अक्षों की दिशाओं में एकांक सदिश
तीनों वक्रीय अक्षों की दिशाओं में एकांक सदिश E1 केप, E2 केप एवं E3 केप होते हैं। तीनों वक्रीय अक्षों की दिशाओं में एकांक सदिश E1 केप, E2 केप एवं E3 केप होते हैं। The unit vectors along the curvilinear axis are E1 cape, E2 cape and E3 cape. E1 cape, E2 cape and E3 cape. The unit vectors along the curvilinear axis E1 cape are E1 cape, E2 cape and E3 cape. ये यूनिट वेक्टर हो गया। आगे बात समझ? चलो इतनी बात समझ आ गई। अपने को सिंपली इसमें जो गेम था क्या क्या था अभी समझ लो। हम लोगों को क्या करना है, कोई भी चीज़ का मेजरमेंट करना है, मापन करना है, तो हम लोगों ने सबसे पहले एक बिंदु की बात की कि एक बिंदु के सापेक्ष एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे तो उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, निर्देश बिंदु। लेकिन एक पॉइंट से सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो हम लोग एक पूरा सिस्टम बनाते हैं जिसके अंदर 3 प्लेन होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं और एक पॉइंट होगा मूल बिंदु। तो उन सब से मिलकर जो प्लेन बनेगा, जो उन सब से मिलकर जो सिस्टम बनेगा उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देश तंत्र। ये पढ़ा हमने। अब ये निर्देश तंत्र में जो आप प्लेन बना रहे हो वो प्लेन परपेंडिकुलर लंबवत भी हो सकते हैं और किसी तरीके के भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो अभी हम लोग सिंपल ले लें कि मान लो 3 प्लेन ले लिए, वो कर्व्ड है, कर्व्ड मतलब वक्राकार है कैसे भी। अब उन 3 प्लेनों से मिलकर जो सिस्टम बनेगा उसको बोलते हैं वक्रीय निर्देश तंत्र। 3 वक्रों से मिलकर, 3 वक्रीय पृष्ठों से मिलकर बना हुआ निर्देश तंत्र जो होगा उसको वक्रीय निर्देश तंत्र बोलेंगे। 3 कर्व्ड सरफेसेस से मिलकर या कर्व्ड प्लेन से जो मिलेगा अपने को उसको क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस, सॉरी कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर 3 प्लेन जो लिए हमने, एक पर U1 कांस्टेंट हो जाएगा, एक पर U2 कांस्टेंट हो जाएगा, एक पर U3। U1 जहाँ पे कांस्टेंट होता है उसको C1 बोल दिया, C1 प्लेन, या इसको U3 और U2 प्लेन बोल दो। एक को C2 प्लेन बोल दिया, एक को C3 प्लेन बोल दिया। ये दोनों जहाँ पे कट करते हैं यहाँ पे एक एक्सिस मिल गई, एक लाइन मिल गई। ये दोनों जहाँ पे कट करते हैं यहाँ पे एक लाइन मिल गई। ये दोनों जहाँ पे कट करते हैं यहाँ पे एक लाइन मिल गई। ये 3 लाइन मिल गई, 3 लाइन मिल गई। इन तीनों लाइनों को बोले 3 अक्ष है, 3 एक्सिस हो गया। इस एक U1 हो गया, एक U2 हो गया, एक U3। जैसे X, Y और Z होते हैं, U1, U2 और U3 हो गया। U1 की डायरेक्शन में एकांक सदिश यूनिट वेक्टर हो गया E1, U2 की डायरेक्शन में E2 केप और इसकी डायरेक्शन में E3 केप। इतनी बातें समझ आई। ये अपना कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ये। क्लियर? अब इसमें हम लोग X, Y और Z लेके बात करेंगे तो हमारा वो कार्तीय निर्देश तंत्र हो जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी तो हमने ये जो लिए हैं ये प्लेन्स ऐसे ऐसे, देखो ये इस तरीके से जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे, मतलब ऐसे है, अजीबोगरीब है, परपेंडिकुलर नहीं है, लंबवत नहीं है। जब ये तीनों तल लंबवत होते हैं, तीनों एक्सिस लंबवत होते हैं, तो इनको बोलते हैं लांबिक निर्देश तंत्र, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब ये तीनों प्लेन और तीनों एक्सिस से परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों प्लेन परपेंडिकुलर हो गए तो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हम लोग जो स्टडी करेंगे वो लांबिक निर्देश तंत्रों की करेंगे। जब तीनों ये प्लेन परपेंडिकुलर होंगे ना, तब जो आएगा वो उसको बोलते हैं लांबिक निर्देश तंत्र। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लांबिक निर्देश तंत्र, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब तीनों वक्रीय जो प्लेन है, तीनों कर्व्ड प्लेन्स है, वो परपेंडिकुलर होते हैं ना, तब की बात है, तब उसको ये बोलेंगे। तो लिखो
किसी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में 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 यदि किसी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में यदि तीनों तल किसी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में यदि तीनों तल परस्पर लंबवत हो तीनों तल परस्पर लंबवत हो तो उसे तीनों तल परस्पर लंबवत हो तो उसे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो उसे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो उसे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहते हैं। If all three planes of if all three curved planes are mutually perpendicular if all three curved planes are mutually perpendicular to each other in curvilinear coordinate system if all three curved planes are mutually perpendicular to each other in curvilinear coordinate system then this system is called orthogonal curvilinear coordinate system. Then this system is called orthogonal curvilinear coordinate system. ठीक है, तीनों प्लेन परपेंडिकुलर हो तब की बात है। अब तीनों प्लेन परपेंडिकुलर हो इस टाइप के जो अपने प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कर्वलिनियर लांबिक कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये होते हैं तीन टाइप के। मतलब आपके सिलेबस वाइज अगर बात करूँ तो तीन मोटे तौर पे। तो नीचे लिखो ये तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले की अगर हम बात करें तो सबसे सिंपल हम लोग पढ़ते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र बोलते हैं इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोलते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र। दूसरा जो है वो है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोलते हैं गोलाकार या गोलीय निर्देश तंत्र। ठीक है, थर्ड वन जो है वो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको बोलते हैं बेलनाकार या बेलनाकार निर्देश तंत्र। आई बात समझ में? तो ये तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कैसे हैं, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिनमें जो कोऑर्डिनेट्स ये जो तीनों तल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, जो तीन प्लेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो u1 u2 u3 होते हैं, जैसे अपने मेन एक्सिस कौन से, u1 u2 और u3 तीन एक्सिस, ये तो है x y z जैसे बोलते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो जो u1 u2 u3 होते हैं ये होते हैं x y और z। गोलीय निर्देश तंत्र के अंदर जो ये होते हैं वो r थीटा और फाई ये होते हैं, और बेलनाकार निर्देश तंत्र में जो होते हैं वो होते हैं रो फाई और z, ये तीन।
ये 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, u1 u2 u3 तो होते हैं कोऑर्डिनेट। तो इसके अंदर जो आप सबसे सिंपल कार्तीय निर्देश तंत्र कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो वो एक्स वाई जेड पढ़ते हो, ये सबसे ज़्यादा पढ़ा आपने आज तक। उसके बाद में आपने जो पढ़ा होगा गोलीय निर्देश तंत्र पढ़ा होगा, अगर कहीं कहीं पे आर थीटा वाला पढ़ा होगा, आर थीटा फाई, आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं जिसको, आर थीटा फाई, जिसमें केवल आर और फाई दो ही लेते हैं हम लोग, बट ये तीनों का जो होता है वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, आर थीटा फाई। और एक होता है सिलेंड्रिकल, रो फाई जेड। ये 3 ऐसे कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिनमें एक्सिस जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस वाले हम लोग 3 काम में लेते हैं। एक बार मैं टाइम देख लूँ, उसके बाद में मैं बात करता हूँ। थोड़ा सा टाइम और बचा है तो सुन लो मैं क्या बोलने वाला हूँ। देखो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ। ऐसा है कि हम लोगों को फिजिक्स में अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन है। जैसे मेरा एक ऐसा है कि रूम है, एक रूम है, अगर इस रूम टाइप की शेप की अगर आपके पास में कोई भी सिस्टम है, जैसे एक रूम है, इसके ऊपर आवेश है, इसके ऊपर चार्ज है, इसकी वजह से आपको कैलकुलेशन करनी है कि कहीं पर आपको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, तो आपको रूम के जैसा वो लेना पड़ेगा सिस्टम, तो आप कैलकुलेशन कर पाओगे। कार्तीय निर्देश तंत्र में रूम के जैसा होता है। जो कार्तीय निर्देश तंत्र होता है उसमें कैसा होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके का लेते हो आप, बचपन से पढ़े हो ना, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस ले लिए, इस तरीके का, मतलब ये रूम के जैसे घन या घनाभ, क्यूब या क्यूबॉइड टाइप का होता है। तो अगर रूम की शेप की या क्यूब या क्यूबॉइड टाइप के घन या घनाभ टाइप की आकृतियां के जैसे कुछ अपने को सिस्टम मिलते हैं और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ बातें करनी है, तो आप अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो तो सिंपल तरीके से कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन अगर मान लो कि आपको ऐसा है कि एक तरबूज है, एक वाटरमेलन है, या एक क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है एक, तो क्रिकेट बॉल है या फुटबॉल है मतलब गोलाकार है, स्फेरिकल शेप का कोई ज्योमेट्री है, उसके ऊपर कोई चार्ज है या उससे रिलेटेड कोई फिजिक्स में बात करनी है, तो उससे दूरी या मेजरमेंट कुछ लेने हैं, तो आप एक्स वाई जेड में भी मेजरमेंट कर सकते हो, लेकिन वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए फिर उसी टाइप का एक सिस्टम बना दिया गया जिसको बोलते हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस टाइप से। और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग जो चीज़ें लेते हैं आर थीटा और फाई, 3 टाइप की 3 चीज़ें लेंगे, आर थीटा और फाई। वो आर थीटा फाई क्या होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड होते हैं ना, वैसे आर थीटा फाई 3 एक्सिस होते हैं, 3 अक्ष होते हैं। उनका क्या मीनिंग होता है, आर थीटा फाई कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, उनका कैसे मापते हैं उनको, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास में ऐसी इस टाइप की भी ज्योमेट्री आती है, इस टाइप की भी आकृतियाँ आती है जिसमें स्पेरिकल टाइप की, तो उसमें कैलकुलेशन तो उससे भी हो सकती है, पहले वाले से भी, लेकिन उससे कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। तो हम लोग इजी करने के लिए स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। इसी तरीके से मान लो सिलेंड्रिकल टाइप की आ गया, जैसे आपका कोयल आता है, कोयल को क्या बोलते हैं, कुंडली सिलेंड्रिकल टाइप का होता है ऐसा। तो उसकी वजह से मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई आइडिया लेना हो तो वो सिलेंड्रिकल टाइप की है, वो बेलनाकार आकृति की है। तो उससे कैलकुलेशन जब करोगे तो उसमें इस टाइप इस सिस्टम में कैलकुलेशन करो तब आसान हो जाता है। तो इस सिस्टम में कैलकुलेशन आसान हो जाता है, तो फिर हम लोग इसी सिस्टम को स्टडी कर लेते हैं ना। तो इस तरीके से 3 ऐसे सिस्टम बनाए गए जिसमें वो जो 3 एक्सिस होते हैं या जो 3 प्लेन्स होते हैं दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अभी आर थीटा फाई और ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, इन सारी चीज़ों एक्स वाई जेड क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इन सब के बारे में। ठीक है, क्लियर है ना? अरे बात समझ आई ना? तो इनको एक एक को हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ जनरल कैलकुलेशन करेंगे कि जैसे किसी भी कर्व लीनियर कोई ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग चीज़ों को कैसे कैसे डील करते हैं उनके बारे में हम लोग सारी बातें करेंगे। यहाँ तक आपको सारी बात समझ आई? किसी को कोई डाउट हो मुझसे बात करें, मुझे मैसेज करें ऐप पे या चैट सेक्शन में कहीं पे भी। ठीक है, खत्म करें इसको यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ इससे रिलेटेड और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके।